चैप्टर नंबर 1 में जो आज टॉपिक कराने हैं वो भी 3-4 टॉपिक हैं। ये चैप्टर आज हम ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आसान चीज़ें हैं। इसमें पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं उन स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस के बारे में, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के फंक्शन के बारे में। जो मॉलिक्यूल किसी भी जानदार के सेल को बनाते हैं और उस जानदार के सेल में जो भी ऑर्गेनेल हैं उनको बनाने वाले हैं। और हमें मालूम है किसी भी जानदार के अंदर जो भी काम होते हैं वो उसके सेल करते हैं और उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल हैं वो करते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप पढ़ें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि सेल को बनाएं और ऑर्गेनेल को बनाएं, और बाद में चल के वही सेल और वही ऑर्गेनेल सेल के या जानदार के तमाम काम करें। ऑर्गेनेल उन चीज़ों को कहते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनेल कहते हैं। दूसरी ब्रांच जो बायोलॉजी की है वो माइक्रो बायोलॉजी है। जैसा नाम है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा। तो उन जानदारों की पढ़ाई जो बहुत ही छोटे हैं साइज में, जो नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, आपको एक माइक्रोस्कोप चाहिए जिनको देखने के लिए। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं और ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, बीमारी फैलाने वालों को पैथोजेंस कहते हैं। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसका पहले नाम इकोलॉजी था, अब इसका नाम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में और उसके अफेक्ट के बारे में, जो वो अफेक्ट करती है, यानी कि इन्वायरमेंट जो अफेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर चौथी ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में आप मैरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो जानदार जो समंदरों में मौजूद हैं, सी में, ओशंस में मौजूद हैं। उन जानदारों की पढ़ाई, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, और जो इन्वायरमेंट उनको सराउंड कर रहा है उन जानदारों को वो कैसा है, इस चीज़ की पढ़ाई को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आप उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब पीने वाले पानी में जो जानदार पाए जाते हैं, मतलब रिवर में जो जानदार पाए जाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनको जो इन्वायरमेंट सराउंड कर रही है वो कैसी है, इसके बारे में पढ़ाई को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वो पढ़ाई है जिसमें आप पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो कि किसी और जानदार से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं और उसमें डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बीमारी है मलेरिया, जैसे एक बीमारी है पोलियो, जैसे टीबी, जैसे टेटनस, ये बीमारियों के नाम है। और ये तमाम बीमारियां इंसानों में करते हैं जानदार, जो जानदार करते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं। इसकी पढ़ाई को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फिर ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप पढ़ते हैं इंसान के बारे में, इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब पैदा कैसे हुआ, बना कैसे, इसमें इनहेरिटेंस कैसे होती है। इनहेरिटेंस का मतलब इसमें करेक्टर कैसे आते हैं माँ बाप से। इसकी एनेटमी कैसी है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं। इसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब ये इसके ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं। इन चीज़ों की पढ़ाई, मतलब ओवरऑल बात करें अगर, तो तमाम के तमाम वो फीचर जो इंसान के अंदर है, उसकी एनेटमी कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, वो इवॉल्व कैसे हुआ, उसमें कौन से करेक्टर माँ बाप से आते हैं, कौन से नहीं आते, इस चीज़ की पढ़ाई जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी है। फिर सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी वो बायोलॉजी है जिसमें आप पढ़ते हैं सोशल इंटरेक्शंस के बारे में विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल। इसका मतलब कि कोई भी एक मखसूस जानदार जो किसी आबादी में रहता है और वो किसी दूसरे जानदार से, दूसरे जानदार से मुराद यहाँ पे अपने ही जैसे जानदारों से, यानी कि एक इंसान का इंटरेक्शन किसी दूसरे इंसान से, या फिर किसी एक इंसान का इंटरेक्शन किसी दूसरे जानवर से, ये कैसे करता है। इसके अलावा उसके अंदर, इंसान के अंदर जो बिहेवियर हैं, मतलब उसकी आदतें जो हैं, वो या तो इनहेरिट हुई हैं, यानी कि अपने माँ बाप से विरासत में मुंतकिल हुई हैं, या फिर जिस जगह वो रहता था वहाँ की जो सोसाइटी थी या वहाँ के जो कल्चर थे
उन कल्चर और सोसाइटी की वजह से उसने अपने अंदर चेंजेस किए, अपनी आदतें डेवलप करी। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप किसी भी जानदार के सोशल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ें, यानी कि वो कैसे किसी दूसरे जानदार से बर्ताव करता है, वो कैसे खाना हासिल करता है, कैसे कॉपुलेशन करता है, इसका मतलब ब्रीडिंग करता है, पैदा होते हैं जो उसकी औलादें। इसके अलावा उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, वो बिहेवियर्स जो कि उसके अंदर किसी अपने माँ बाप से मुंतकिल हुए या फिर जिस जगह वो रहता है उस जगह से मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा लास्ट ब्रांच जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। ये बहुत रीसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कि कैसे आप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके इंसान की फलाह और बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, उसके मसलों को हल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि कैसे आप उसके डीएनए में चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसके जीन्स बनाकर आप उसमें लगा सकते हैं जिससे वो कैरेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर आ सकते हैं जो उसमें पहले नहीं थे। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये तो बेटे 9 ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी पे हमने एंड किया। ये 9 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ये है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होती है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसी कैपेबिलिटी है जानदारों की या सलाहियत है जानदारों की कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें किसी भी किस्म के बीमारी फैलाने वाले से, मतलब पैथोजन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आर्टिफिशियली ये चीज़ इंड्यूस की जाती है, इंसान में पहले से नहीं है। इंसान में हाँ पहले से कुछ सलाहियत है जिसको इस्तेमाल करके वो लड़ सकता है बीमारी फैलाने वालों से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ इंसान के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो चीज़ बिल्ड की जाती है इंसान के अंदर। इस टेक्निक को, आर्टिफिशियल टेक्निक को जिसको आप इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसानों के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाए कि जिसके बाद कोई बीमारी फैलाने वाला जब उन पर हमला करे तो वो उससे लड़ सकें, इस सलाहियत को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे पोलियो है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे टीबी है। इन तमाम बीमारियों के खिलाफ सलाहियत इंसान की तैयार की जाती है। इसमें ड्रग्स होती हैं, वो इंसान को इंजेक्ट की जाती हैं। जब आप भी बच्चे थे, छोटे थे, तो आपके अंदर भी इंजेक्शन लगाए थे या कतरे पिलाए थे आपको, ताकि वो कतरे या वो इंजेक्शन के अंदर जो मौजूद चीज़ है वो आपके वाइट ब्लड सेल्स को जाके बता सके कि आपको कैसे लड़ना है, कि अगर जब ये ऑर्गेनिज्म आप पे हमला करे तो। इस टेक्निक को इम्यूनाइजेशन या उस ड्रॉप्स को जो आपको पिलाए गए थे या जो इंजेक्शन आपको लगाए गए थे उनको वैक्सीनेशन कहते हैं। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। इनके नाम पे एक इदारा भी है, इंग्लैंड में कायम है, जो अभी हाल ही में रिसर्च भी कर रहा है, थर्ड ट्रायल में है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन तैयार करी थी एडवर्ड जेनर ने 1795 में, और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे ये देखा गया था कि जो बीमारी फैलाने वाले थे वो बीमारी नहीं फैला पाए इंसानों के अंदर, और काफ़ी अच्छी तरीके से इंसान जो है वो लड़ सके उन तमाम जानदारों से जो इंसान में बीमारी फैला रहे थे। तो जो मॉर्टेलिटी रेट था, यानी कि मरने का तनासुब था बीमारियों से, वो कम हो गया। जो मॉर्बिडिटी रेट था, मॉर्बिडिटी का मतलब बीमारी फैलाने का जो बीमारी फैलने का जो तनासुब था वो भी कम हो गया था। फिर दूसरी चीज़ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम आए, स्पेशली बैक्टीरिया को मारने के जो काम में आए, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। 9 क्लास में लास्ट पेज पे चैप्टर नंबर 19 में आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था कि 4 एंटीबायोटिक्स की जनरेशन अब तक तैयार की जा चुकी हैं। एक एक जो फर्स्ट जनरेशन है वो पेनिसिलियम है, फिर दूसरी जनरेशन जो है वो सिफेलोस्पोरिन है, फिर टेट्रासाइक्लिन है, और फिर एरिथ्रोमाइसिन है। ये 4 जनरेशन है। हालांकि इसके बाद भी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन भी बन चुकी है। पाकिस्तान में ये 4 जनरेशन इस्तेमाल होती हैं। कुछ इसमें से नैरो स्पेक्ट्रम है, कुछ इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम वो ड्रग्स होती हैं जो बहुत ही कम पैमाने पे बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखती हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो ड्रग्स होती हैं जो काफ़ी बड़े पैमाने पे बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखती हैं। जैसे एरिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जो पहली एंटीबायोटिक दरियाफ्त करी थी उसका नाम था पेनिसिलिन। ये एक फंगस में से दरियाफ्त की थी, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्लीमिंग, फ्लोरे और चेन। इन तीनों ने मिलके ये एंटीबायोटिक बनाई थी और इसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था।
जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं, तो जो भी बीमारियां बैक्टीरिया कॉज करते हैं इंसानों में, वो बीमारियां इंसानों में इन दवाओं के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकती हैं। जैसे लेप्रोसी है, जैसे एंथ्रेक्स है, जैसे टीबी है, जैसे कॉलेरा है, ये वो तमाम बीमारियां हैं जो ख़त्म हो सकती हैं इन दवाओं के इस्तेमाल से। अच्छा, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये दो तरह से काम करती हैं, ये बात याद रखने की है। एक होती हैं बैक्टीरियल सिडल और एक होती हैं बैक्टीरियल स्टैटिक। बैक्टीरियल स्टैटिक वो दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकती हैं, मतलब उनकी रिप्रोडक्शन को होने से रोकती हैं, ये बैक्टीरियल स्टैटिक है। और एक होती हैं बैक्टीरियल सिडल दवाएं। बैक्टीरियल सिडल दवाएं वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया को ही मार देती हैं। तो ये दो तरह से काम करती हैं एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मार के या उसकी ग्रोथ को होने से रोककर, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन को होने से रोककर। तो ये दो चीजें थी, इम्यूनाइजेशन और एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा दो चीजें और हैं, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। थेरेपी आ रहा है दोनों चीजों के आखिर में। थेरेपी का मतलब है इलाज। कीमोथेरेपी ये तरीका इलाज है केमिकल सब्सटेंसेस के जरिए। ये केमिकल सब्सटेंस ओरली या इंट्रावेनस, मतलब इंजेक्शन के थ्रू वेन के अंदर ये ड्रग्स डाली जाती हैं इंसान की बॉडी में, और ये ड्रग्स जाकर इंसान की बॉडी में जो चीज़ कैंसर का बाइस बन रही होती है उसको जाके ख़त्म करती हैं। या वो बीमारियां जो मोहलिक बीमारियां जिससे इंसान की मौत हो सकती है, जैसे वायरल डिजीज़ हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस दिए जाते हैं। ख़ास तौर पे कैंसर के इलाज में ये तरीका इस्तेमाल होता है, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। और एक रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन के ज़रिए रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन के ज़रिए इलाज किया जाता है, ख़ास तौर पे एक्सरेज का। बेटे सवाल मैं आखिर में लूँगा। रेडियोथेरेपी में एक्सरेज के ज़रिए इलाज किया जाता है इंसान का। ये भी ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स पे की जाती है, कैंसर का इलाज है। एक्सरेज यहाँ यूज़फुल है, वहाँ हार्मफुल भी है। यूज़फुल ऐसे है कि एक्सरेज जाके जहाँ पे बम्बार्टमेंट होती है एक्सरेज की, वहाँ पे जो चीज़ तकलीफ का बाइस बन रही है, जो चीज़ बीमारी का बाइस बन रही है, जो एजेंट बीमारी का बाइस बन रहा है, उसको मार देते हैं। इसके अलावा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि एक्सरेज जो हैं, ये एक्सरेज अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए किसी जगह पे बम्बार्टमेंट की जाए तो इसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर या और एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है इंसान की बॉडी में। तो जहाँ इसके यूजफुल इफेक्ट है वहाँ इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। तो ये चार डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पोनिक्स का मतलब है ट्रीटमेंट या मेथड। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा तरीका है जिसको इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को डेवलप कर सकते हैं पानी के अंदर, विदाउट सॉइल। हमें मालूम है पौधों को ग्रोथ के लिए या किसी भी क्रॉप को ग्रोथ के लिए मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी के बगैर, बिलफर्ज आप एक बहुत बड़ा कंटेनर बनाएं या कोई डिश लेके आएं, उसमें पानी भर दें, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, तमाम मिनरल, तमाम आयन, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है पौधे को, वो तमाम चीज़ें डाल दें आप, और इसमें बीज डाल दें। थोड़े अरसे के बाद क्या होगा, वो बीज जो है इरप्ट होंगे, उसमें से पौधे निकलना शुरू होंगे और फसल तैयार होना शुरू हो जाएगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। भाई मिट्टी की क्या ज़रूरत है पौधे को? मिट्टी से तो मिनरल मिलते हैं, मिट्टी से आयन मिलते हैं, मिट्टी से पानी मिलता है, ये तमाम चीज़ें तो आपने प्रोवाइड कर दी। और जब ये तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी जब ये तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है मिट्टी के होने की। तो ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप पौधों को डेवलप कर सकें किसी पानी में आर्टिफिशियल तरीके से, सॉइल के बगैर, इस तरीके को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ज़्यादातर जैसे टमाटर की फसलें हैं या और कोई सब्जी है या फल है, उसकी जो फसलें हैं, इनको डेवलप किया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू। इसके भी फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस हैं इसके भी अपने। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इस टेक्निक को इस्तेमाल करके जो मिट्टी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। वो बीमारियां जो मिट्टी की वजह से हो जाती हैं पौधों को, या मिट्टी में कीड़े हैं या मिट्टी में और कोई ऐसा पैरासाइट है जो डेवलप होता है नॉर्मली, तो जब आप मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो बीमारी पौधों को कैसे अफेक्ट करेगी? क्योंकि पौधों के पास तो मिट्टी रही नहीं, आपने मिट्टी वहाँ डाली नहीं। तो एक ये फ़ायदा हो सकता है आपको। दूसरा, आपको बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी जगह में आप बहुत सारे बीज डाल के ग्रो कर सकते हैं। तो जो लैंड कंजम्पशन है वो कम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे एरिड क्लाइमेट होता है, या ऐसी सॉइल होती है जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पानी कम होता है। तो ऐसी जगहों पे भी आप ऐसे पौधों को डेवलप
कर सकते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं बहुत सारी, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो आपने बड़े बड़े नेट लगाए, उसमें टैंक बनाया, उसमें पानी डाला और बीज डाल दिए, वहाँ पे पौधे और फसल डेवलप होना शुरू हो गई। इसके अलावा आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से मिनरल पौधों के लिए ज़रूरी हैं इस टेक्निक के थ्रू। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है वो बेटे क्लोनिंग है। क्लोनिंग एक आर्टिफिशियल तरीका है, इसको इस्तेमाल करके आप आर्टिफिशियल तरीके से सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और पूरा का पूरा जानदार बना सकते हैं। क्लोनिंग वर्ड निकला है क्लोन से, क्लोन के मायने होते हैं कॉपी। क्लोनिंग का तरीका कामयाबी से 1997 में इंसानों के ऊपर या मैमल के ऊपर कामयाबी हासिल करी थी साइंटिस्टों ने, और एक शीप बनाई थी, उसका नाम रखा था इन्होंने डॉली। ये एक शीप थी जो जो जिंदा है, जो जिंदा थी, जिंदा रही, 6 साल तक जिंदा रही है, और 2003 में इसकी डेथ हुई, मतलब नॉर्मल लाइफ गुजारी उसने। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप एक सेल से पूरा का पूरा जानदार भी बना सकते हैं और ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। इंसानों में या जानदारों में क्लोनिंग नेचुरली भी होती है। नेचुरली का मतलब जानदार खुद करते हैं क्लोनिंग। एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो टाइप है क्लोनिंग की। क्लोनिंग दरअसल कॉपी बनाने को कहते हैं, तो किसी भी तरह से अगर किसी सेल की कोई कॉपी बनेगी बॉडी के अंदर तो वो क्लोनिंग कहलाएगी या क्लोन कहलाएगा। अब इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल क्लोनिंग इंसानों में या जानदारों में होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जो ट्विंस पैदा होते हैं, जो ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, वो नेचुरल क्लोनिंग है। जो कैंसर के सेल्स हैं या ट्यूमर के सेल्स हैं, वो एग्जांपल है नेचुरल क्लोनिंग की। जो रीजनरेशन होती है, मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी जो दोबारा डेवलप होता है, वो भी क्या है? नेचुरल क्लोनिंग है। अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसको मैंने स्टेप्स में तोड़ लिया और पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे 5। पहला स्टेप क्या है? आप एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम या एग सेल लेते हैं किसी भी फीमेल की बॉडी से, मतलब कोई फीमेल है उसकी बॉडी से आपने ओवम निकाला। ओवम क्या है? सेक्स सेल। आपने उस ओवम में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया उसके, अब ये सेल अंदर से खाली हो गया। आपने इसी जानदार से, जिस जानदार का आपने ओवम लिया था, उसका एक सोमैटिक सेल लिया। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो ग्रोथ कराते हैं, और उसमें से उसका न्यूक्लियस निकाल लिया, और ये न्यूक्लियस निकाल के आपने इस ओवम में डाला जो ओवम अंदर से खाली था। उसके बाद आपने इस सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, तमाम मिनरल, तमाम आइंस, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे, और आपने उसको छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद क्या हुआ? ये सेल मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 8 हो गए, और एक एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। और ये एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ पूरा का पूरा जानदार बन गया। ये है तरीका, ये है मैकेनिज्म क्लोनिंग का। इसकी हमारे पास एक डायग्राम भी अवेलेबल है जो इन्होंने करी थी। इन्होंने क्या किया था? एक सेल लिया था, डोनर सेल लिया था एक शीप से। इसका एक सेल लिया इन्होंने और उसको कहा डोनर न्यूक्लियस। उसके सेल में से न्यूक्लियस निकाला, उसको कहा डोनर न्यूक्लियस। और एक और शीप है जिसका हेड आपको ब्लैक नजर आ रहा है, इसका इन्होंने ओवम लिया और उस ओवम में से उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, तो ये अंदर से खाली हो गया। और जो दूसरा शीप था जिसका हेड वाइट है बिल्कुल, इसका न्यूक्लियस ओवम के अंदर डाल दिया। अब जब ओवम में डाल दिया इन्होंने, तो इन्होंने क्या देखा? ये कुछ अरसे के बाद ये ओवम में सेल बनना शुरू हुए, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, बहुत सारे सेल बन गए, तो उसका नाम क्या रख दिया? एम्ब्रियो। फिर इस एम्ब्रियो को इन्होंने यही ब्लैक हेडेड शीप जो है इसके अंदर डाल दिया, इसके यूटेरस में डाल दिया, और कुछ अरसे के बाद उसके यहाँ विलादत हुई, यानी कि उसने बर्थ दी एक और शीप की। तो आपने ये शीप जो देखा, क्लोन जो शीप देखा, इसका हेड देखें कैसा है? वाइट है। इसका मतलब इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आए जो कि इसके पास नहीं थे, जिसकी बॉडी में ये डेवलप हो रहा था, बल्कि वो कैरेक्टरिस्टिक थे जिसका न्यूक्लियस लेके इन्होंने डाला था। इसका मतलब ये क्लोन हो गया। तो इस प्रैक्टिस को हम बेटे क्लोनिंग कहते हैं। अब क्लोनिंग के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले अगर फायदों की बात करें हम, तो एडवांटेजेस क्या हैं? आप इस तरीके से क्लोनिंग के जरिए नए सेल बना सकते हैं, ऑर्गन्स बना सकते हैं, जैसे कि स्किन के सेल बना सकते हैं, लीवर बना सकते हैं, किडनी बना सकते हैं, ब्रेन बना सकते हैं। हमें मालूम है कि इंसान के अंदर जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर किसको अफेक्ट करती हैं? किडनी को अफेक्ट करती हैं, लीवर को अफेक्ट करती हैं, हार्ट को अफेक्ट करती हैं। तो ज़्यादातर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है कि किसी दूसरे इंसान से आपको किडनी लेने की ज़रूरत पड़ती है,
किसी दूसरे इंसान से लीवर लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप क्लोनिंग के जरिए आप लीवर किडनी बना लें तो आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से जो आपने किडनी और लीवर बनाया हुआ होगा वो उस इंसान के अंदर आप इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मरने का तनासुब कम हो जाएगा और किसी दूसरे से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो प्राइस है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और किसी दूसरे को मरने या उसके अंदर मेल फंक्शनिंग होने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो डिफेक्टेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है ऐसे सेल से जो बिल्कुल काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्लोनिंग के जरिए आप हार्मोन बना सकते हैं, ग्रोथ कराने वाले हार्मोन, ताकि अगर किसी का कद छोटा है तो उसमें वो हार्मोन डाल के आप उसके सेल्स बनाएं वो हार्मोन, ताकि उसका कद लंबा हो सके। इस टेक्निक के जरिए आप क्रॉप्स की जो पैदावार है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्लोनिंग अगर किसी क्रिमिनल इंसान की कर दी जाए, फर्ज करो कोई इंसान है जो क्राइम कमिट करता है, उसकी क्लोनिंग कर दी आपने, मतलब उस जैसे 2 4 8 10 बना दिए, तो एक इंसान जो क्राइम कमिट करता है अगर उस जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स पैदा हो जाएंगे तो सोसाइटी के लिए कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा इसमें पैटर्निटी के भी इशू आते हैं। पैटर्निटी के इशू ये आते हैं कि बिलफर्ज किसी के आपने न्यूक्लियस लिया और किसी दूसरे के ओवम में डाल के किसी दूसरे की बॉडी में डाल दिया, तो अब ये कैसे तय होगा कि इसका बाप कौन था? तो इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर क्लोनिंग जो है ये बैंड है। तो ये इसकी इस्लामिक जो है, इस्लाम इसको मना करता है क्योंकि इसमें शरीयत के मुखालिफ बात है ये, क्योंकि नामहरम से अगर क्लोन लिया, नामहरम का न्यूक्लियस लिया और किसी दूसरी की बॉडी में डाल दिया, उससे ऐसे जानदार पैदा होंगे जो उनके हकीकी माँ बाप नहीं होंगे। तो ये एक बाद में चल के इख्तलाफ का बाइस बनेगी ये बात। इसलिए क्लोनिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो बैंड है। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज में क्या बात करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज में हम ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड से। जैसे हम देखते हैं कि मलेरिया जो है उसका लार्वा होता है जो मॉस्किटो अंडे देता है पानी पे। तो अगर आप, नेचुरल तरीका क्या है कि अगर आप वहां पे लाकर फिशेस छोड़ दें, बहुत छोटी छोटी मछलियां छोड़ दें, तो मछलियां सारे उन अंडों को खा जाएंगी या लार्वा को खा जाएंगी, जो बाद में चल के मॉस्किटो में डेवलप होते और बाद में चल के वो मलेरिया कॉज करते। तो आपने क्या किया, नेचुरल एनिमी को लेके आए और किसी जगह पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से मलेरिया फैलना रुक गया। तो हमेशा बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाते हैं ज्यादातर साइंटिस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल का फायदा ये है कि आपको कोई केमिकल डालना नहीं पड़ रहा वहां पे, वो केमिकल अल्टीमेटली अफेक्ट करता है इंसानों को और दूसरे जानदारों को। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं पौधों में जो होती हैं, इनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं आप। एक टेक्निक है, उसका नाम है क्रॉप रोटेशन। इसके जरिए, क्रॉप रोटेशन क्या होती है, बिलफर्स कोई जगह है वहां पे कोई आप फसल डेवलप करते हैं, फिर वो जब फसल डेवलप हो जाती है तो आप उसको काट देते हैं, फिर उसी फसल को डेवलप करते हैं, फिर उसी फसल को डेवलप करते हैं, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक एक ही फसल तैयार किए जाते हैं एक ही जगह पे, जिससे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी सूटेबल हो जाती है किसी पर्टिकुलर तरह के ऑर्गेनिजम्स के डेवलप होने के लिए, जो बाद में चल के उसी फसल को अफेक्ट करता है। तो क्रॉप रोटेशन से क्या करते हैं, बिल फर्ज आपने इस साल चावल की फसल लगाई, तो अगले साल आप उस जगह कपास की फसल लगाएं, फिर उसके बाद अगले साल आप उसकी जगह भुट्टे की फसल लगाएं, फिर आप चावल की फसल पे आ जाएं। तो जब आप एक फसल को एक ही जगह डेवलप नहीं होने देते, साल के साल चेंज करते रहते हैं, तो मिट्टी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल हो ही नहीं पाती। इसके अलावा आप डेवलप करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स को। लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में और नाइट्रेट मिट्टी को देते हैं। जितने ज्यादा नाइट्रेट मिट्टी में होंगे उतनी ज्यादा मिट्टी जरखेज होगी और वहां पे फसल आराम से डेवलप हो सकेगी। उसको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मालूम है खाद में क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और ये केमिकल इंसानों के लिए, जानदारों के लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से आप बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को भी आने से रोक सकते हैं, जिसका अल्टीमेट फायदा इंसानों को और जानदारों को ही होगा। हमारी बुक में एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की हेडिंग है और एक और हेडिंग है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट।
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये वही टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया। तो बेटे यहाँ तक की जितनी बातें मैंने करी आपसे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो पूरा हो गया, कंक्लूड हो गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 1।